नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो यही है कि राहुल गांधी की संसद में वापसी शुरू हो गई है। और इस वापसी से अब जो 2024 के चुनाव की जो दस्तक है वो भी अब और ज्यादा तीव्र और ज्यादा गतिवान लगेगी कि किस तरीके से जो पूरा जो राजनीतिक विमर्श है वो कैसे बदलेगा। और यहाँ पर आज केवल राहुल गांधी की ही बात नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं, रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और खासकर जो बिहार की राजनीति है वो किस दिशा में मुड़ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सारे दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कि चिराग पासवान अभी हाल में आपने देखा था कि जब एनडीए की बैठक हुई थी 18 जुलाई को, तो उसी दिन चिराग पासवान न्यूज हेडलाइंस में बने थे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने उनको जिस तरीके के से झप्पी दी थी, तो लग रहा था कि वाकई में जो केमिस्ट्री है चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो वाकई में खेल कुछ और है। तो राजनीति कैसे किस दिशा में यहाँ से जाएगी। और जहां तक राहुल गांधी के संसद में वापसी की बात है, तो आज चिराग पासवान ने ये कहा कि उनकी वापसी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सारे चीजों पर इस समय हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान खुद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चिराग, अजीत प्लेटफॉर्म पर। और जो मेरा पहला सवाल है वो आपसे राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी और आपके बीच की बॉन्डिंग सबने देखी थी। जब आपके पिताजी का देहांत हुआ था, उस समय राहुल गांधी आए भी थे आपसे मिलने के लिए। और उस समय भी लोग ये बात कर रहे थे कि आपकी और राहुल गांधी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। और आज जब उनके साथ जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया गया, और आज जब वो वापस संसद में बहाल हुए हैं, तो क्या कहना है आपका कि क्या उनके साथ अच्छा हुआ, उनके साथ बुरा हुआ था पास्ट में? आप क्या कहेंगे? जी। वेल, विक्टिमाइज वर्ड से मुझे थोड़ा सा एतराज है, बट हाँ, उससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं सेकेंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन, मैं एग्री करता हूं मेरे राहुल जी से। ना सिर्फ वो संबंध है जिसका आपने अभी जिक्र किया, बल्कि एक लंबे समय तक हम लोग पड़ोसी रहे, एज नेबर्स ऑल्सो। माय फादर एंड सोनिया जी के जो आपस में राजनीतिक रिश्ते थे, व्यक्तिगत तौर पर भी वो उतने ही सहज रिश्ते रहे हमेशा, डिस्पाइट किस अलायंस में हम लोग रहे नहीं रहे। और राहुल जी के साथ भी वही पारिवारिक रिश्ते हमेशा से रहे। बट यस, कमिंग टू वो रिश्ते एक तरफ, आज हम लोग राजनीतिक तौर पर अलग अलग गठबंधनों में हैं। बट देन यस, कमिंग टू योर क्वेश्चन, जहाँ पे आपने कहा कि विक्टिमाइज किया गया, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता पूरी तरीके से ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायालय के माध्यम से मानहानि का जो केस उनके ऊपर चल रहा था, एक वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट की अवधि इतनी थी, मतलब वो सजा की अवधि मानहानि का इतनी केस थी। जो उनके ऊपर लगाया गया, वो आपको लगता था कि जस्टिफाइड था? जो बात उन्होंने कही वो विल जस्टिफाइड थी? विल मैं कोई नहीं होता नीलू जी ये कहने के लिए कि वो जस्टिफाइड था कि नहीं। जब न्यायालय ने उसे सही माना और न्यायालय ने उसके आधार पर सजा दी, सो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट। वो सजा हुई, उस सजा के आधार पर उनकी सदस्यता गई। बट आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पे रोक लगा दी, तो उनकी सदस्यता वापस आ गई। तो ये पूर्णतः मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि किसी ने कोई गलत नहीं किया तो भारत का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर गलती हुई है तो जरूर सजा मिलेगी भी। लेकिन जो टिप्पणी अभी सुप्रीम कोर्ट ने की थी गुजरात कोर्ट्स के बारे में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, एक टिप्पणी वहां से भी आई थी कि वो फैसला लगभग लगभग ठीक नहीं था। इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, उस पर आप क्या कहेंगे? वेल, आई थिंक इट्स बिटवीन द जुडिशरीज। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। एक ऑब्जर्वेशन जरूर, और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग टिप्पणी की गई थी कि मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दिया गया और ये सब वो सब। बट आई थिंक इट्स बिटवीन द जुडिशरी। एक न्यायालय ने सजा दी, दूसरे ने उस पर रोक लगाई, एंड राहुल जी इज बैक इन द पार्लियामेंट। ठीक है। अब लेकिन मुझे ये बताइए कि चिराग, अभी आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की अब बातें हो रही हैं राहुल गांधी की वापसी के बाद, कि राहुल गांधी वो सवाल नरेंद्र मोदी से उठा रहे थे जिन सवालों के जवाब से मोदी जी भाग रहे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे अदानी का मुद्दा हो,
चाहे चाइना इंट्रूजन्स का मामला हो, सारे ये वो मुद्दे थे जिनसे कि मोदी जी भाग रहे थे। अब उन सवालों की झड़ी एक बार फिर से राहुल गांधी संसद में लगाते हुए नजर आएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक मॉरल हाई ग्राउंड, एक नया मॉरल हाई ग्राउंड लेके अब राहुल गांधी सवाल और ज्यादा तीखे पूछेंगे और मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे संसद के अंदर? नहीं, मोर देन वेलकम। आई थिंक लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जहाँ पे सत्ता पक्ष है वहीं विपक्ष को भी पूरा अधिकार है अपने सवालों से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, अपने जवाबों से, अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, आंदोलन करने का। विभिन्न तरीके की प्रक्रियाएं हैं जो भारत का संविधान जिसका अधिकार आपको देता है। आज भी देख लीजिए, कल से जो बहस शुरू होनी है, 8 तारीख से जो पार्लियामेंट में बहस शुरू होनी है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, तो ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। ये सब जान रहे हैं, सत्ता पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है कि ये आंकड़ों का खेल ही नहीं है। ये सरकार को गिराने के लिए अविश्वास मत नहीं लाया जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य किया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जवाब में सदन में आकर जवाब दें। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने हर उस उचित समय पे जवाब दिया है। जो प्रश्न उनके ऊपर उनसे किए गए हैं, राहुल जी ने भी कई प्रश्न किए और कई तीखे लेकिन प्रश्न किए। आपको लगता है कि मणिपुर के मामले में उचित स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया? उन्होंने बोला कब? जब वो एक महिलाओं का जो वीडियो था वो सामने आया तब उन्होंने अपना मुंह खोला। उसके पहले तक वो गए भी नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी जरूर मणिपुर गए थे। तो जब राहुल गांधी की तुलना बार बार नरेंद्र मोदी से की जाती है, तो खासकर मणिपुर के मुद्दे की, क्योंकि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जो कि कल आने वाला है, तो आपको नहीं लग रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर भी एक तरीके से मॉरल हाई ग्राउंड राहुल गांधी का ज्यादा यहाँ पर है? वो गए उस बीच में जबकि हिंसा चल रही थी, उस बीच वो मणिपुर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। नहीं, राहुल जी गए थे और केंद्र की तरफ से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वहां पर गए थे। उनके एमओएस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने वीक्स ऑन अ स्ट्रेच, डेज ऑन अ स्ट्रेच उन्होंने वहां पर उन्होंने कैंप भी किया था। और मुझे लगता है कि सरकार के पास तमाम वो जवाब होंगे। मैं भी एज एन अलाय उन जवाबों का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चाहता था कि विपक्ष थोड़ा सा इसमें नरम रुख अपनाता, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। और मैं चाहता था, आज इतने दिन हो गए नीलू जी पार्लियामेंट को चले हुए, एंड इतने दिनों में अगर हम लोग एक राउंड ऑफ लेकिन आप डिस्कशंस ये कर क्यों लेते। एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपने आपने कहा कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि विपक्ष थोड़ा नरम होता, लेकिन लोग तो सरकार से ज्यादा उम्मीदें लगा रहे थे, आप विपक्ष नरम से में उम्मीदें लगा रहे थे। नरम में इस बात को लेकर नहीं, नरम में बहस को लेकर कि आप नियम में बांध रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब देंगे तभी हम सदन चलने देंगे। एटलीस्ट फ्यू राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो जाने चाहिए थे। कितने दिन हो गए हम्म। सदन को चले हुए और एक दिन भी सदन का कामकाज नहीं चला, सिर्फ इस जिद को लेकर कि भाई प्रधानमंत्री जवाब देंगे तभी हम लोग बहस करेंगे। मुझे लगता है ये जिद गलत थी। ऑपोजिशन के पास भी पूरा समय था, अगर वो विनम्रता से कबूल करते कि चलो बहस शुरू करते हैं और उसके बाद सरकार के जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते नहीं, लेकिन तो जब उसके आप बाद जो रूल्स हंगामा करना था आप करते हैं। आप रूल्स का हवाला दे रहे थे, तो रूल्स, अगर दोनों रूल्स को कंपेयर किया जाए, जो 267 और 176 की जो बात हो रही है, तो इसमें यह है कि आप सरकार से सारे जवाब, सारे प्रश्नों के सवाल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस में नहीं ले सकते, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल, बट आप मतलब उचित मौका तो आपको मिलता ही है। कितने ऐसे नियम हैं जिसके तहत आप सरकार से जवाब सुनते। मेरा बस इतना है कि एक बार आप सुनते तो कि सरकार क्या कह रहे हैं। दो बार सदन के पटल में रक्षा मंत्री जी इस बात को कह चुके, दो बार गृह मंत्री जी कह चुके, पार्लियामेंट की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को कह चुके थे कि सरकार हर किसी की बहस, हर किस्म की बहस के लिए तैयार है। हमने बहुत समय वेस्ट किया। माई कंसर्न इज ओनली दैट, हमने बहुत समय वेस्ट किया। एक राउंड ऑफ डिस्कशन हो जाता, सरकार का जवाब सुनते, नहीं संतुष्ट होते, हम लोग जरूर हंगामा करते और जरूर उसके बाद प्रधानमंत्री जी को आप लोग बाध्य करते। लेकिन चिराग, आपको आप एक एलाय हैं, एनडीए में शामिल भी हुए हैं, आपको लगता है कि मणिपुर पर जो सरकार का अप्रोच रहा है वो सही रहा है? सी अगेन आई रिपीट, आई एम नो वन टू कमेंट कि अप्रोच सही रहा नहीं रहा। ये तमाम बातें जांच का विषय है। सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार सबको है। हम लोग को भी नहीं पता कि इंटरनल रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या जानकारियां सरकार के पास है। वो जब सदन के पटल पर जब जवाब आएगा, या अब तो खैर प्रधानमंत्री जी खुद ही इसका जवाब देंगे, तो जब वो अपनी सारी बातों को रखेंगे तो जरूर। बट मेरा कंसर्न इस बात का भी लेके, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज द इशू, बट देन यस, my concern is कि it's not only Manipur which is burning, there are a lot of other states which are burning.
बंगाल में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। नीलू जी, मैं बिहार से आता हूँ एंड मेरा कंसर्न है बीइंग अ बिहारी, मैं बिहार के लिए ज्यादा सोचता हूँ। बिहार में ऐसी ही शर्मनाक घटनाएं वहां पर घट रही हैं। कल मैं बछवाड़ा गया था, बेगूसराय की एक विधानसभा है, वहां पे एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर कर, उसको मार कर, उसके चेहरे पे एसिड तेजाब डालकर जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन्होंने अपने ही घर में 10 फीट का गड्ढा करके उसको नीचे गाड़ दिया। तो इस तरीके की घटनाएं हर राज्य में हो रही हैं। हर राज्य की नहीं बहन बेटी की यानी कि सुरक्षा आप की नहीं जिम्मेदारी नहीं हम यानी सबकी बनती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर की घटना है, जो मणिपुर में हुआ है, आप कह रहे हैं कि उसको इक्वेट करना चाहिए जो चीजें बिहार में हो रही हैं या बाकी राज्यों में। No, I think we should talk equally about the violence that is happening against the women. उनकी जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज की तारीख में नहीं है, और ये देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है, और कलेक्टिवली ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये सत्ता पक्ष की भी बनती है, ये विपक्ष की भी बनती है। और विपक्ष से विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी मैं आग्रह करूंगा कि जो जानकारी उनके पास है वो जरूर सदन के पटल पे रखें। कोई भी सरकार अपने रहते हुए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहेगी। नहीं, अब मैं मणिपुर की ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कल नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, कई लोग उसमें बोलेंगे, बातें समझ में आएंगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ। लेकिन राइट। बहुत आक्रोश था लोगों को मन में अपने की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की थी, जिस दिन उनको मणिपुर की बात करनी चाहिए थी, तो काफी लोगों को के मन में गुस्सा था कि आखिर आप उन दोनों राज्यों को या ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स को आप ये मणिपुर से क्यों इक्वेट स्वाभाविक है, ये गुस्सा ये स्वाभाविक है, ये सबके भीतर है। हम लोग भी इस चीज को लेकर, और इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। गवर्नमेंट का फेलियर है, लोकल वहां पे इंटेलिजेंस का फेलियर है, तो कहाँ आप पे मानते हैं क्या कि वहाँ चूक की हुई। जो बीरेन्द्र सिंह की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, ये उसका फेलियर आप मानते हैं? जैसा मैंने कहा कि एक बार सच्चाई सामने आए, डेफिनेटली इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट्स गई होंगी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या आपको इस बात की आशंका नहीं थी कि ऐसी चीजें नीचे बर्नअप हो रही हैं? तो ये तमाम बातें एक बार मुझे लगता है जवाब आपको तो सामने काफी आएगा तो पता टाइम चलेंगे। चिराग, आपको काफी टाइम हो गया है राजनीति में, और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं किसी भी एक ऐसी घटना के, आप अच्छे से उससे वाकिफ हैं। आपको नहीं लगता है कि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है और इस तरीके का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और जो पूरी कंप्लीट मशीनरी अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, तो आप क्या करते हैं? जिम्मेदार किसको आप ठहराते हैं? मणिपुर के केस में आप किसको जिम्मेदार से ठहराएंगे? और उसके बाद मैं बिहार पे आऊंगी फिर आपसे बातचीत के लिए। मणिपुर आई के लिए थिंक इट कौन वुड बी जिम्मेदार है? आई थिंक इट वुड बी टू अर्ली नीलू जी, क्योंकि हम में से अभी तक कोई नहीं जानता कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कदम सरकार के द्वारा, एंड व्हेन आई से सरकार, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, नहीं, लेकिन राज्य आप सरकार इस की लॉ एंड ऑर्डर बोलने को से लेकर बड़ी कतरा क्यों रहे जिम्मेदारी हैं? बनती है। आप इस चीज को बोलने से क्यों कतरा रहे हैं कि राज्य सरकार वहां की जिम्मेदार है? अगर राज्य सरकार के मुखिया बीरेन्द्र नहीं सिंह नहीं, है, तो उनकी मैं जिम्मेदारी है। मैं नीलू जी मैं कतरा बिल्कुल नहीं रहा। मैंने आप 1 मिनट और दे देती तो हम्म। मैं उसी लाइन पे ही आ रहा था जो लाइन आपने बोल दी, कि ये जानकारी एक बार सामने आनी जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को राज्य सरकार का ही विषय सूची में डालता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी। क्या थी वो गलतियां, कहाँ पे चूक हुई, क्या कार्रवाई हुई, क्या उस पे हम लोगों ने किया, ये तमाम बातें। मैं जांच अथॉरिटी नहीं हूँ नीलू जी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और उस पर क्या कार्रवाई की गई। मैं भी जैसे विपक्ष जानना चाहता है जवाब, मैं भी जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा बस इतना था कि ये जवाब हम लोग को बहुत पहले मिल जाता है। गृह मंत्री जी इस पे जवाब देते, वो अपनी बातों को रखते। केंद्रीय गृह मंत्री क्योंकि खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे, उनका जवाब एक बार सुनते, उसके बाद नहीं अगर हम लोग को ठीक लगता तो हम लोग आगे की प्रक्रिया करते। बट बहरहाल मुझे लगता है अब 10 तारीख को चीजें और स्पष्ट होंगी इसको लेकर। लेकिन आपको लगता है कि इसमें पहले इंटरवीन करना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को? अगेन आई रिजर्व माय कमेंट्स अंटिल अनलेस आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी ने कितना इंटरवीन हाँ, किया नहीं किया, बिकॉज हर ठीक है। चीज पब्लिक डोमेन में आए नहीं हाँ, संभव है। ठीक है। ओके, अब मैं मणिपुर से अब आगे बढ़ती हूँ और आपकी जो बिहार की राजनीति है, आपके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी हाल में आप एनडीए की मीटिंग में दिखे थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको अच्छे से गले लगाया। बहुत अच्छी एक कैमराडरी आपकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दिखी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपका नाम बीच में ये भी चल रहा था कि आप मंत्रिमंडल में आपका नाम आने वाला है, लेकिन फिर वो चीज़ें थोड़ा-सा पीछे हटती हुई नज़र आ गई। ऐसा क्यों है? वो क्या कैबिनेट रिशफ़ल डिलेड है इस वजह से,
या फिर आपने डिमांड रखी है कि आपको 6 लोकसभा सीट चाहिए, जिस पर मोदी जी अभी सोच रहे हैं कि अब क्या करना होगा? तो क्या आपने मोदी जी को कुछ मुश्किल में डाल दिया है इस बात मैं को कह आपके के? दोनों ही प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। एक प्रश्न गठबंधन की मर्यादा को तोड़ेगा अगर मैं उसका जवाब दूं। यकीनन गठबंधन के भीतर हम लोग की चर्चा हुई है, वी हैड राउंड्स ऑफ मीटिंग, बिकॉज किसी भी पार्टी के लिए, नीलू जी, किसी भी दल के लिए अलायंस का निर्णय लेना एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो आपकी राजनीतिक भविष्य पर डायरेक्ट असर डालता है। तो इसीलिए ये निर्णय लेने से पहले कि टू गेट बैक इनटू एन अलायंस विद भारतीय जनता पार्टी, वी हैड राउंड्स ऑफ मीटिंग, कई चर्चाएं हुई हम लोग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी को भाजपा की तरफ से अधिकृत किया गया था बातचीत करने के लिए, उनसे कई राउंड्स की बातचीत हुई। शर्तें, कंडीशंस बहुत हैवी वर्ड लगते हैं मुझे। चिंताएं थी मेरी जो मैंने उनके समक्ष रखी, उन चिंताओं को सम्मान दिया गया और उसके बाद एक सकारात्मक चर्चा होने के बाद जब एमिकेबली हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे, तब मेरी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हुई और उसके बाद हम लोगों ने गठबंधन की, हम लोगों ने घोषणा की। बट ये चर्चाएं अंदर क्या हुई, मुझे लगता है उचित समय आने पर ये डिस्क्लोज किया जाएगा। अभी मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी बात बाहर सार्वजनिक पहले कर दूं गठबंधन के भीतर चर्चा करने से पहले। नहीं, लेकिन गठबंधन की मर्यादा का आपको ख्याल है, लेकिन जो आपके चाचा हैं पशुपति पारस, उनका एक स्टेटमेंट मैं अभी पढ़ रही थी और उन्होंने हाल में ही कहा, जब आप ये कहा गया कि आपने कहा कि आप हाजीपुर से लड़ेंगे और आपकी जो सीट है वो जमुई से है, तो आपके चाचा जो पशुपति पारस हैं उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ये बात कहने के लिए कौन होते हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और इसमें कोई किंतु और परंतु वाली बात नहीं है और मैं तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा। अब क्या कहेंगे, उन्होंने तो कोई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और इस बात को पब्लिक डोमेन में भी बोल दिया, तो ऐसा क्यों है? और यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि ये दुविधा है, मे बी ये फैमिली पॉलिटिक्स है, लेकिन ये आपके लिए ड्रॉबैक भी साबित हो सकती है और मोदी जी दोनों चाचा और भतीजे को ऐसा लग रहा है कि लड़ाने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतनी फुर्सत तो नहीं होगी कि एक सास बहू के सोप ओपरा की तरह चाचा भतीजा के बीच में ही वो उलझे रहे। He's got bigger things to do for our नहीं, country. लेकिन But उस having सोप said ओपेरा that, में बिहार के प्रोस्पेक्ट्स बीजेपी के छुपे हुए हैं। वो भले ही सोप ओपेरा आप उसको बोल रहे हो, कि हर लेकिन अलायंस बीजेपी जी। हर अलायंस में इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है कि उसमें आपका कहाँ पे लाभ हो रहा है, कैसे लाभ हो रहा है। बट हैविंग सेड इट ऑल, चाचा जी ने क्या कहा नहीं कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट मैं इस बात को मानता हूँ कि ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं और आज की तारीख में जब हम सब एक ही अलायंस में हैं तो ये अलायंस को, गठबंधन को बहुत गलत दृष्टि में दिखाता है जब घटक दल आपस में सीटों के लिए लड़ते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बड़े उद्देश्य को, बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए मुझे लगता है ये सारी बातें हम लोग को गठबंधन के भीतर करनी चाहिए, जैसे मैं कर भी रहा हूँ। चाचा जी कई बार सामने आके कुछ बातें बोल देते हैं, पर मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गठबंधन के भीतर ही ये चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद जिस दिन गठबंधन इसकी औपचारिक घोषणा करने के लिए तैयार है तब हम लोगों को इस पे अनाउंसमेंट करनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो दुविधा है आपकी और आपके चाचा के बीच, जो भी पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, फैमिली इक्वेशंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और जो भी टसल है विद इन द, जो पारिवारिक टसल है, उसका इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल भी है। इसलिए ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि भाई मोदी जी एडजस्ट किसको करेंगे, पशुपति पारस को करेंगे या फिर आपको करेंगे, और क्या आपको कोई खास अश्योरेंस उनसे मिला हुआ है? इसीलिए यूर ऑल इन स्माइल्स, आप बिल्कुल अश्योर्ड है कि नहीं भाई मेरे कंधे पे तो मोदी जी का हाथ है ही, इसका मतलब आपको कोई ना कोई आश्वासन वहां से जरूर मिला होगा। जी चिराग। मैं पुनः दोहराऊंगा, मतलब ये वही सवाल है, दूसरी तरीके से आया मेरे सामने। गठबंधन के भीतर की बातचीत है और मुझे लगता है कि बहुत एमिकेबली इज द वर्ड दैट आई एम यूजिंग रिपीटेडली। आई थिंक बहुत एमिकेबली इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि इशू है कि कैसे चाचा भतीजे को सेट किया जाएगा, वो हो जाएगा, समय आते आते हो लेकिन जाएगा। सारी बातें तो सीट्स पर आकर अटक गई है ना कि भाई जब पिछले 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी आपके पास एक राज्यसभा सीट थी जिस पर आपके पिताजी थे रामविलास पासवान, और 6 लोकसभा सीट थी। वही डिमांड आज आपने की है, लेकिन पार्टी के 2 गुट हैं, एक पशुपति पारस का गुट है और एक आपका गुट है, तो हाउ डू वो यू चीज नो कि वही डिमांड मैंने की है? जी। हाउ डू जी यू नो चिराग। कि वही डिमांड मैंने की है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये
आराम से गठबंधन के भीतर बैठकर ये चर्चाएं हो जाएंगी। सीटों के बंटवारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगेन मतलब आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिक्स इन इट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है सीटों के बंटवारे को लेकर। यहाँ पर तो फिर भी बहुत लिमिटेड पार्टीज हैं एनडीए में, बिहार एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हम लोग देखिए, आपस में मिल आप के तय देख कर नहीं लेंगे। पाएंगे, ये एक पेपर कटिंग है जो कि जिसकी हेडलाइन है चिराग, और उस हेडलाइन में ये लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान 6 सीटें मांग रहे हैं। अब अगर पेपर्स ने इस बात को लिखना शुरू कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये खबरें झूठी तो नहीं होंगी। नहीं नीलू जी, आप हेडलाइंस बता रही हैं, आप मेरे कोड बताइए ना प्लीज। बट हैविंग सेड दैट, देखिए मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली मैं इस बात को मैं बोल रहा हूँ, हम लोग 6 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। जरूर अपेक्षा पार्टी जरूर रखती है कि भाई जितनी सीटें हम लोग लड़े हैं वो या उससे ज्यादा पे हम लोग चर्चा करें, बातचीत करें। बट मैं सिर्फ गठबंधन की मर्यादा को मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा अंदर हो चुकी है। मेरा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बट भारतीय जनता पार्टी का अलायंस और कई पार्टियों के साथ है और कई दलों के साथ है। तो इट विल नॉट बी राइट ऑन माय पार्ट कि मैं अपनी तरफ से मैं घोषणाएं करता जाऊं, बोलता जाऊं, जबकि बाकियों के साथ नहीं हो जाए। तो एक बार सारे दल एक साथ एक अंडरस्टैंडिंग पर आ जाए, तब साथ मिलकर सब लोग घोषणा करेंगे। बाकियों के साथ तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की अंडरस्टैंडिंग मोदी जी कैसे बिठाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। वो मुझे कर समझ में नहीं आ लेंगे, रहा है। कर लेंगे, कर लेंगे। इट नॉट गोना बी एज डिफिकल्ट एज इट लुक्स। इतना कठिन नहीं होने वाला। देखिए, ये क्यों? अंतोगत्वा विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, वो बनेगा। इतना आसान क्यों होगा? मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, अगर मुश्किल नहीं होगा तो वो आसान किस किस लिहाज से आपको दिख रहा है? क्या मोदी जी के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आसान कि आसान इन कंपैरिजन, मतलब आप इसको जितना बड़ा बना रहे हैं उतनी मुश्किल समस्या नहीं। देखिए, किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग डेफिनेटली नहीं, नहीं, आप भी, there's आपको भी 6 a सीट्स चाहिए, उनको भी 6 सीट्स चाहिए, तो मोदी जी 12 सीट्स तो नहीं दे देंगे लोक जनशक्ति पार्टी को। 17 सीटें पिछली बार इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दी थी। मैं इससे बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दोनों में बांट दीजिए वो 17 सीटें, बट 17 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस को अकोमोडेट करने के लिए, मैंने देखा है कई बार, दे वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। पिछली बार इन्होंने अपने सिटिंग 5 सांसदों की इन्होंने सीट काटी थी नीलू जी 2019 में। अगर मेरी याददाश्त सही और आंकड़े अगर मैं सही दे रहा हूँ तो 23 शायद इनके सिटिंग एमपी थे, उसमें से 5 की इन्होंने 23 या 22 थे, 5 या 6 की इन्होंने सीटें इन्होंने काटी और 17 सीटें इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दी अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि 2017 में मुख्यमंत्री जी वापस एनडीए का हिस्सा बने थे। सो ये उदाहरण रहे हैं दैट दे वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू अकोमोडेट देयर अलाइज। बट 24 की क्या परिस्थिति बनती है ये समय के साथ क्लियर हो जाएगा। नहीं, तो अब तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा है नहीं, नीतीश जी तो अलग हो गए, उनकी अपनी सरकार है इस समय बिहार में। तो आप कह रहे हैं कि उनके जो कोटे की सीट्स है, हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों गुट हैं उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाए जा सकते हैं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार पिछली बार की तरह दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज इस बार उनके पास वो एल्बो रूम है। दे हैव 17 वेकेंट सीट्स जो जनता दल यूनाइटेड के पास थी, तो वो एल्बो रूम है। आई थिंक सम्मानजनक तरीके से सारे अलाइज को उसमें अकोमोडेट कर लिया जाए। आपको नहीं लग रहा कि इस बार बीजेपी के लिए वाकई में चुनौतियां हैं? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 2024 के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे इश्यूज हैं जो जो कि बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के पहले क्या आपने सोचा नहीं कि इस बार किसका साथ दिया जाए, मोदी जी का या फिर विपक्ष का? आई थिंक गठबंधन पहले तो आइडियोलॉजिकल सिद्धांतों के आधार पर होते हैं, मुद्दों के आधार पर किए जाते हैं। 10 साल की आपने जहां एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की, वहीं मुझे लगता है कि 10 साल का कार्यकाल मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा रहा है जिसमें कई लाभार्थी सामने आए हैं, जिनको अलग 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 योजनाओं का लाभ हुआ। नीलू जी, मैं जमीन पे रहता हूँ, मैं कमरे में बैठकर राजनीति करने वालों में से नहीं हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म्स भी अगर आप देखेंगे, कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं बिहार के किसी न किसी जिले में मैं नहीं रहूँ और जनता के बीच में नहीं रहूँ। वहां से वो फीडबैक मिलता है, नर्व्स आपको जनता ही बताती है कि भाई लोग किस दिशा में सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि अलग अलग केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उज्ज्वला से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं, जनधन खाते जो खुले हैं उससे जो डीबीटी जो इनको जो बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आना, तो कई ऐसे लाभार्थी आज की तारीख में खड़े हैं जो मजबूती से प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जहां पे इस तरफ आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की, वहीं दूसरी तरफ कोई नीति नहीं दिखती है। एक व्यक्ति का विरोध करना, नीलू जी, देश का समर्थन पाना कभी नहीं हो सकता। आज की भी तारीख में ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो INDIA गठबंधन बना है, ये गठबंधन की नीति ही नहीं है। इनका नेता अभी तक तय नहीं हुआ। तीसरी बैठक होने जा रही है मुंबई में, नहीं, तो अभी लेकिन तक इनका नेता नीति। आप लोग नेता पे फोकस कर रहे हैं, उनका फोकस नेता नहीं है, उनका फोकस मुद्दे हैं, कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे की राजनीति की बात कर पर रहे हैं। मुद्दे हैं कहाँ नीलू जी? जी, मुद्दे 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 सिर्फ आप उठाने के लिए नहीं ना, आप उसका समाधान भी देंगे। यू नीड टू टेल मी योर प्रोस्पेक्टिव कि कल को आप जब सरकार में आएंगे तो आप क्या करेंगे। मैं एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ, मैं एज अ भारतीय, मैं एज अ वोटर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपके गठबंधन को क्यों चुनूंगा। आप ऐसा क्या करेंगे? सही गलत डिबेटेबल, पर मेरे प्रधानमंत्री की एक नीति है, केंद्र सरकार उन नीतियों पर काम कर रही है। 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। अमृत काल की हम लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग। कल ही आपने देखा रेलवे स्टेशन, 508 रेलवे स्टेशन जो कि वर्ल्ड क्लास आधुनिकीकरण टेक्नोलॉजी से लेस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। तो कम से कम एक नीति तो है यहाँ पे। विपक्ष के पास पॉलिसी क्या है? बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? महंगाई को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? अनटिल अनलेस यू नॉट कन्वे दीज थिंग्स, तो नहीं, कैसे लेकिन कोई देश की जनता आपका साथ देगी? एज अ जर्नलिस्ट चिराग, ये सवाल आपको नहीं लगता कि ये सवाल बिल्कुल निराधार नहीं है कि जो प्रोमिसेस मोदी जी ने किए थे वो प्रोमिसेस कहाँ पूरे हुए? चाहे वो घर बनाने की बात हो, चाहे फिर ये कहा जाए कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2022 तक। आज अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस जो हैं और जो मौजूदा हालत है इकोनॉमी की, खस्ता हाल, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे नहीं है? इन्हीं मुद्दों को तो उठा रहा है ना विपक्ष। बट इन मुद्दों का सोल्यूशन विपक्ष के पास क्या है, वो तो बताएं। नहीं तो जहां सोल्यूशन आपने कहा तो वही अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, चाहिए। आई वोंट एग्री टू द टर्म अनफुलफिल्ड, बिकॉज उसमें से कई चीजें पूरी की भी गई हैं। जरूर आप डिबेट कर सकते हैं कि आपने इतना कहा था, इतना नहीं हुआ, बट जितना कहा उससे जितना हुआ वो कंपैरेटिवली पिछले समय के सरकारों के समय में आप देखेंगे उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। हाउसेस की आप बात कर रही हैं, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई हाउसेस गरीबों को जो उसके लिए क्वालिफाई करते थे उनको दिए गए हैं। तो कई ऐसे प्रोमिसेस हैं जो पूरे हुए। कुछ में जरूर आप डिबेट कर सकते हैं कि ये कहा, ये नहीं हुआ, बट ऑन द कॉन्ट्ररी विपक्ष की तरफ से तो वो भी नहीं सुनने को मिलता ना कि आपके क्या प्रोमिसेस हैं, आप क्या चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है विपक्ष अपना कोई एक ऑल्टरनेटिव लेकर आएगा, उनका जब रोड मैप बनेगा, उनका क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, आई एम श्योर वो इकोनॉमी और सारी बातें वो लेकर आएंगे लोगों के बीच में। लेकिन जो लोग आज ये महसूस करते हैं कि मोदी जी का जो फैक्टर है उसमें एक सेंस ऑफ फटीग आ गया है। मोदी जी के पास कोई नई कहानी लोगों को बताने के लिए नहीं है। मोदी जी इज लूजिंग द प्लॉट। ये चीजें भी लोगों के मन में अब घर कर गई हैं। ठीक है, आप कितने बार वही वही जुमलों के सहारे आप जिएंगे? कई लोग इस बात को महसूस करते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि देयर इज अ सेंस ऑफ फटीग जहां तक मोदी फैक्टर है? और मोदी फैक्टर नहीं चल रहा है, हर राज्य में नहीं चल रहा है। आप एब्सोल्युटली, हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। जी, एब्सोल्युटली नॉट। सेंस ऑफ फटीग मैं बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज अगेन आई रिपीट, मैं जनता के बीच रहता हूं और प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो उत्साह आज की भी तारीख में मुझे देखने को मिलता है। और फटीग तो तब आए जब आप सेचुरेशन में आए, जब आपके पास विजन नहीं हो। जैसे मैं कई बार अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कहता हूँ कि उनके पास कोई विजन ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि बिहार में IT सेक्टर कैसे आएगा, बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे खुलेंगी, बिहार में आप पलायन कैसे रोकेंगे। बट बहरहाल वो दूसरा चैप्टर है, खुलेगा तो आई कैन गो ऑन on नहीं talking about my chief बट minister. But on the contrary, when you look at the prime minister, हाँ, when you look at the prime minister, he's got a vision till 2047. नहीं वो लेकिन अगर 2047 की वो नहीं, बात करें, उसका मैं रोड मैप वो तैयार करें। चिराग, अगर मैं 2 सेकंड के लिए मान लूं कि प्रधानमंत्री की जो विजन है वो 2047 तक की विजन है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो एक और एजेंडा जो बीजेपी का चलता रहता है वो सांप्रदायिक नफरत, हिंसा, ये क्यों चलाने की जरूरत है? अगर इतनी अश्योर्ड है बीजेपी, इतने अश्योर्ड है प्रधानमंत्री कि भाई विकास के मुद्दे पर वो जीत जाएंगे, तो फिर ये कम्युनल वायलेंस की क्या जरूरत है? कम्युनल वायलेंस हमने मणिपुर में देखा, अब वही चीज हरियाणा में नजर आ रही है।
उसको वहां की सरकार कम्युनल वायलेंस का पक्षधर कोई नहीं हो सकता, और इस बात को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार अपने शासनकाल में चाहेगी कि किसी भी तरीके के दंगे हो या एक सांप्रदायिक भेदभाव उत्पन्न हो। इसका पक्षधर कोई नहीं होगा। जरूर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं समाज में जो इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं या इस तरीके की भावना को भड़काने का प्रयास करते हैं, जिसको नहीं, समय लेकिन समय पर मुझे लगता है अगर being ऐसे dealt। षड्यंत्रकारी सरकार का हिस्सा बन जाए, मैं बजरंग दल हाँ, और वीएचपी की बात कर रही हूँ, अगर षड्यंत्रकारी सरकार के ही एलिमेंट्स हों, जैसे कि वीएचपी और बजरंग दल की मैं बात कर रही हूँ, बजरंगी और जो ये है मोनू मानेसर, उनको नहीं गिरफ्तार किया गया है, ना उनके खिलाफ अभी कोई एक्शन लिया गया है, लेकिन बुलडोजर्स चला दिए गए हैं घरों घरों में, ये कह के कि वो अवैध निर्माण है। मुझे लगता है कि उचित समय पे तमाम कार्रवाई की जाएगी, और इतिहास में भी हम लोगों ने देखा है जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, दोषियों पर कार्रवाई हुई है। और कई ऐसे राज्यों के बड़े नाम इसके उदाहरण है, मैं नाम गिनाना नहीं चाहूंगा, बट कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कितने ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि कोई सरकार अपने शासनकाल में नहीं चाहेगी कि इस तरीके की भावना उत्पन्न हो जहां समाज में एक असंतोष हो या अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो। ऐसे लेकिन में आपको नहीं लग सरकार रहा हर कि संभव बीजेपी प्रयास करेगी इन बीजेपी सब। द्वारा बीजेपी के ऊपर बार बार ये आरोप लगते हैं कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कराती है? मणिपुर इज एन एग्जांपल, हरियाणा इज एन एग्जांपल, और एक अगेन, अलाय होने अगर के नाते आपको नहीं अगर लग रहा कि अगर ये सवाल आपको नीलू खड़े जी, करने अगर चाहिए? आप एग्जांपल देना ही चाहेंगे, देन यू मस्ट टेक इन कंसिडरेशन वेस्ट बंगाल आल्सो, देन यू मस्ट टेक इन कंसिडरेशन माय स्टेट आल्सो। सो इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, एंड आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसकी सरकार है उन राज्यों में, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने प्रदेशों में इस बात को नियंत्रित करें। आप दूसरे पे उंगली तभी उठाएंगे ना जब आप अपने राज्यों में अपने सारी चीजों को आपने दुरुस्त किया होगा। नहीं तो फिर ये सिर्फ ब्लेम गेम ही चलता रहेगा, एंड पासिंग द बक वाली ये बात हो जाएगी, इधर डालो उधर डालो उधर डालो। इससे हम लोग किसी समाधान पे नहीं निकलेंगे। सरकारों पर विश्वास रखना होगा, और सरकारों को जनता का विश्वास जीतना होगा काम कर कर, और वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, एनडीए की हो, या यूपीए की हो, या महागठबंधन की। मुझे याद है 2019 में मैंने जब इसके पहले भी आपका एक बार इंटरव्यू किया था, जब आप अपने आप को बीजेपी का हनुमान बताते थे, तो उस समय भी मैंने आपका इंटरव्यू किया, और एक हनुमान, बीजेपी का हनुमान होने के नाते आप बीजेपी को अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, ये तो मैं देख रही हूँ। लेकिन जो बाइनरी एजेंडा होता है, हमेशा विकास की भी हम बात करते हैं, लेकिन साथ में सांप्रदायिकता का एजेंडा भी चलाते हैं। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी का गेम प्लान यही है? मैं नहीं मानता इस बात को। हैविंग सेड दैट, नीलू जी, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। आई एम इन एन अलायंस विद भारतीय जनता पार्टी, तो अलाइज तो एंड सवाल भी खड़े करते हैं चिराग। हाँ क्या सवाल है आपके मन में मोदी जी के लिए? क्या सवाल है जो मोदी जी का शासनकाल रहा है? क्या कोई सवाल आपके मन में नहीं है? नीलू जी, जब जब ये सवाल मेरे मन में आए, हम्म, मेरे अंदर इतनी हिम्मत रही कि उन सवालों को मैंने प्रमुखता से मैंने उठाया। सरकार का हिस्सा रहते हुए भी मैंने उठाया, भले वो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो या कई और ऐसी नीतियां, नीडलेस टू नेम बिकॉज पास्ट की बातें, नीडलेस टू नेम, बट उन तमाम विषयों को मजबूती से सरकार के सामने ही मैंने उठाया है, और उन तमाम विषयों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम लोगों ने उसके खिलाफ, हम लोग जिस वर्ग के का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट की बात अगर आपको याद होगी, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा बवाल उठा था। उस वक्त भी हम लोगों ने मजबूती से अपने आप को असर्ट किया था। मेरे नेता उस वक्त, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे उस वक्त। हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम देने, सरकार का हिस्सा रहते हुए, पापा उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री थे, हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम देने का भी हम लोगों ने काम किया। जैसा मैं कह रहा था, अगर इस बात को अगर कोई ईमानदारी से समझेगा, गठबंधन आप मुद्दों के आधार पर करते हैं। अगर मैं और भारतीय जनता पार्टी हम दोनों इतने ही एक पेज पे होते और इतनी सारी चीजें ठीक होती तो भाई एक ही पार्टी होती ना, मैं मर्ज कर गया होता। दो पार्टी है ही इसीलिए क्योंकि मेरी अपनी कंसर्न्स अलग है, मेरी प्रायोरिटीज अलग है, मेरी प्रायोरिटीज, मेरे मुद्दे अलग हैं, और मुद्दों के आधार पर हम लोगों ने समर्थन दिया। जब लगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो हम लोगों ने अपनी वॉइस को भी रेस किया। अगर मान लीजिए कि आपके कंसर्न्स को, या आपकी जो वरीज है दिमाग में, या जो भी कंसर्न्स है, अगर उनको मोदी जी एड्रेस नहीं कर पाते, बीजेपी सरकार नहीं एड्रेस कर पाती है, तो आप एनडीए का साथ छोड़ भी सकते हैं। Why do you think
कि ऐसा नहीं होगा। नीलू जी, इज द सेम क्वेश्चन मैं थर्ड इस और द सब फोर्थ टाइम, बट इन क्योंकि आपका जो डिफरेंट भक्ति भाव है वे। बीजेपी के लिए, आपका जो भक्ति भाव है बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो वो देखते हुए मेरे मन में सवाल आता है कि क्या आप एनडीए का हाथ या दामन छोड़ भी सकते हैं या छोड़ेंगे अगर कोई ऐसा मुद्दा हुआ जिसको कि मोदी जी आपके मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पाए? जी। भक्ति भाव नीलू जी व्यक्ति विशेष के लिए जरूर है, क्योंकि मेरे रिश्ते मेरे प्रधानमंत्री से वैसे रहे। 2019 के ही इंटरव्यू का आपने जिक्र किया जहां पे मैं हनुमान बना हुआ था, पर 2020 में मैं उसी गठबंधन से अलग भी हुआ था, अपने सिद्धांतों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, अपने कंसर्न्स को लेकर। आज भी वो भक्ति भाव व्यक्तिगत तौर पर मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए है। मैंने हमेशा उस रिश्ते की मर्यादा रखी, मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा उस रिश्ते की मर्यादा रखी। का भक्ति भाव है मोदी जी के लिए और जो भक्ति भाव बीजेपी के लिए है आपके मन में, उसको देखते हुए मेरे मन में डाउट्स आते हैं कि क्या आप कभी भी एनडीए से अपने आप को अलग कर पाएंगे अगर आपके कंसर्न्स एड्रेस नहीं हुए तो? जी। सो यस, मैं उसी का ही मैं जवाब दे रहा था। भक्ति भाव का आपने जिक्र किया, यकीनन वो मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए है, पर वो मेरे उनसे जो व्यक्तिगत संबंध रहे हैं वो उसकी वजह से है। आपने 2019 के इंटरव्यू का आपने जिक्र किया कि उस वक्त मैं हनुमान बना हुआ था, पर उसके बावजूद भी 2020 में अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने विचारों को लेकर मैं उसी गठबंधन से मैं अलग भी हुआ, क्योंकि उस वक्त भी मैं चाहता था कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है उसको सरकारी एजेंडे में इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय नली गली बनाने से बिहार का विकास होगा, मैं नहीं मानता था। उस वक्त नहीं किया गया, मैं उस गठबंधन से अलग हुआ। ये भक्ति भाव, अगेन आप ही का ही टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री जी के आज भी है। वो मर्यादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा निभाई, मैंने भी निभाई, और मुझे लगता है वो भक्ति भाव क्यों था उसकी एक झलक उस दिन एनडीए की बैठक में भी आपको देखने को मिली। और ये वो मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी से है जो मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में बना। जब मेरे पिता अस्पताल में थे, उस वक्त जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार, देश के प्रधानमंत्री डायरेक्टली मुझे मेरे मोबाइल फोन पर फोन कर रहे हैं, किसी के माध्यम से नहीं, खुद दूसरी तरफ खुद हैं वो फोन पर फोन करते थे, पिताजी का ना सिर्फ हालचाल जानते थे बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेकर वो मुझे जानकारी देते थे। तो मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा नीलू जी अगर मैं इन सारी बातों को भूल जाऊं और तुरंत उनका विरोध करने लग जाऊं राजनीतिक लाभ के लिए। तो वो मर्यादा मैंने तब भी रखी, वो मर्यादा मैं भविष्य में भी हमेशा रखूंगा। तो ये भक्ति भाव मेरा प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अलायंस दैट आई एम द पार्ट ऑफ। यानी कि जरूरत पड़ेगी तो आप मोदी जी से सवाल भी करेंगे मुद्दों के ऊपर? बिल्कुल, डेफिनेटली, प्रीवियसली भी मैंने किए हैं, और जी। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी की खूबसूरती है कि वो किसी जवाब से वो मुंह नहीं चुराते, वो देते हैं जवाब। आपको लगता है कि मोदी जी जवाब देते हैं? आज तक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, पत्रकारों के भी सवाल नहीं लेते, उल्टा जो सवाल पूछता है तो उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। That is between you and the Prime Minister. Please ask ओके, him सो यू डोंट directly वांट this. टू। Again, I'll repeat ओके, कि मैं नहीं ठीक बीजेपी है। का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। जी, जी। ओके, ओके, ओके। मैं चिराग अब ये पूछना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बिहार के चुनाव में बहुत अच्छा होता है। तो आपको लगता है कि एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बन सकती है कि आपको चीफ मिनिस्टरियल फेस बीजेपी बनाए? या आप इस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं? या आपको लग रहा है कि नहीं, अभी बीजेपी में और भी दिग्गज हैं, उन्हीं को बनाया जाएगा, आपको नहीं? जी। मैं ऐसी किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बिहार फर्स्ट ओके। बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 2 साल, 2 ढाई साल दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, पूरी तरीके से अपने आप को झोंका है एक विकसित बिहार के निर्माण को लेकर। ये रोड मैप मैंने तैयार किया है, और मैं उसी रोड मैप के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं जरूर मानता हूँ कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना बहुत जरूरी है विकसित बिहार बनाने को लेकर। और जिस तरीके से बिहार की जनता का विश्वास मेरे इस विजन डॉक्यूमेंट के प्रति मुझे देखने को मिलता है, ये मेरे विश्वास को जरूर बढ़ाता है कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार, की समर्थित सरकार होगी। वापस 2 सवाल बस मैं आपके जो फैमिली टसल इस समय आपका और आपके चाचा के बीच में चल रहा है, उसी को पूछूँगी और उसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ कि आपको लगता है कि मोदी जी आपके और आपके चाचा के बीच में कोई ऐसी सुलह करवा देंगे,
जिससे कि कोई एक अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा कि आप भी खुश और चाचा जी भी खुश? Isn't this the same question again? I know it's the same question, but I want to re-emphasize that question again with you. हो जाएगा, हाँ कर देंगे कुछ ना कुछ ऐसा। यानी कि कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा आपके और आपके चाचा के बीच में? मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ नीलू जी, और मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार में मेरे बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। तो ऐसे में ये फैसला जब तक मेरे पिता थे वही लेते थे, मेरे पिता के जाने के बाद ये फैसला मेरे चाचा जी को लेना है, परिवार पार्टी क्या करना है नहीं करना। और मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं, वो बोल चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग के साथ मेरा कोई समझौता नहीं, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, ये उनकी सोच है। पर लेकिन ये आप तो हो गई, चुनाव ये कहाँ तो से हो गई। लड़ेंगे? आप हाँ, जमुई से चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर से लड़ेंगे, ये तो बता दीजिए। मैं कैसे बताऊं, अखबार में तो कैसे आ गया है, बताऊं? आपने कहा है कि हाजीपुर से आप लड़ेंगे चुनाव। कल ही मैंने जमुई में मैंने कहा है कि मैं युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बन के यहाँ से जाना चाहता हूँ। कल ही मैंने जमुई में ये बात मैंने कही है। ये नीलू जी, ये देखिए हर पार्टी, मतलब आप जानती हैं पार्टी को, स्टिल यू आर आस्किंग मी, बट यू नो हाउ पार्टीज फंक्शन। पार्टी का एक संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा। उससे पहले उस पार्टी के पास कौन कौन सी सीटें आती हैं ये गठबंधन तय करता है। तो अभी कई ब्रिजेस हैं जो हम लोग को क्रॉस करने हैं। गठबंधन से सीटें मिलेंगी, सीटों के अच्छा, बाद संसदीय बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा और फिर चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइएगा और उसी सवाल से मैं अपना प्रोग्राम खत्म करूंगी कि मोदी जी ने मुश्किलें बढ़ाई हैं चाचा भतीजे की, या चाचा भतीजे मिलकर मोदी जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? मुझे ये बताइए, क्योंकि मोदी जी की बयान एक है, उसमें तलवार दो नजर आ रही है, एक चिराग पासवान और दूसरा पशुपति पारस। अब मोदी जी को सोचना प्रधानमंत्री जी will be really I don't know surprised or happy मतलब hearing this interview। उनको भी बड़ा आनंद आएगा, बिकॉज उनको शायद अभी तक एहसास ही नहीं हुआ होगा कि वो इतने महत्वपूर्ण है चाचा भतीजे के रिश्ते के लिए। नहीं नहीं, किसी ने लेकिन किसी की मैं मुश्किलें नहीं ऑनेस्टली बढ़ाई, आपसे समझना चाह रही थी इस चीज को लेकर कि जिस किसी ने तरीके का किस पॉलिटिकल रेटरिक आप दोनों का, यानी कि आपका और आपके चाचा जी का, कि जो भी खबरें इस समय पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, उस खबर को देखते हुए मोदी जी खुश हैं या नाखुश ये तो नहीं पता है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप दोनों मिलकर ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं या बीजेपी आप दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। देखिए मुझे यही लगता है सवाल हम दोनों राजनीतिक तौर पर कम से कम इतने समझदार हैं कि है। हम लोग को पता है कि प्रायोरिटीज क्या हैं। व्यक्तिगत जी, मतभेदों को बुलाकर आपको गठबंधन को मजबूती देने के लिए आपको कार्य करना होगा। मुझे लगता है वो भी इतने समझदार हैं इस बात को समझने के लिए, और मैं भी अब उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रहा हूँ समझदारी आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो फैसला लेंगे हम लोग गठबंधन के हित में ही लेंगे। चलिए, उम्र तो आपके पास बहुत सारी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच चिराग फॉर अ थैंक वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू। थैंक यू, बाय।